हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। तो आज अपन बीए थर्ड में वर्ल्ड हिस्ट्री है उसकी शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक अपन जो उठा रहे हैं वो है अमेरिकन रेवोल्यूशन यानी अमेरिकी क्रांति। तो इस टॉपिक को अपन आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में जो अपन पॉइंट डाल सकते हैं वो है ये कि इट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द कॉलोनियल हिस्ट्री, यानी औपनिवेशिक इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ी घटना थी। औपनिवेशिक इतिहास की सबसे बड़ी घटना में से आती है अमेरिकी क्रांति। इट सेट द पैटर्न फॉर फ्यूचर लिबरेशन, यानी भविष्य में जितने देशों को आज़ादी मिलने वाली थी उनके पैटर्न को यहाँ पे सेट किया गया। यानी पहला उदाहरण अपन को यहाँ पे देखने को मिला कि कोई औपनिवेशिक देश है उसने आज़ादी प्राप्त की, उसके बाद दूसरे परतंत्र देशों ने भी काफ़ी समय के बाद यहाँ से उदाहरण लेते हुए, यहाँ से सीख लेते हुए अपने अपने देशों को आज़ाद कराया। फिर इट वाज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ डीकोलोनाइजेशन। जैसे मैंने कहा, डीकोलोनाइजेशन को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, अपन देख लेते हैं। डीकोलोनाइजेशन यानी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति। डीकोलोनाइजेशन मीनिंग इन हिंदी उपनिवेशवाद, यानी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति उसका पहला उदाहरण था। फिर अपन आगे चलते हैं। इट वॉज अ लैब फॉर न्यू पॉलिटिकल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन, यानी एक प्रकार की लैब की तरह कार्य किया था अमेरिकन क्रांति ने, क्योंकि अमेरिकन क्रांति के फलस्वरूप नए नए राजनीतिक विचार उत्पन्न हुए थे, नई नई राजनीतिक संस्थाएं उत्पन्न हुई थी। इट ओपन द डोर फॉर मॉडर्न एज, यानी एक आधुनिक युग की शुरुआत हुई अमेरिकी क्रांति के साथ। फर्स्ट सक्सेसफुल स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल, जैसे अपन बात कर चुके हैं, पहला उदाहरण था जिसने आज़ादी प्राप्त की साम्राज्यवादी देश के खिलाफ। यहाँ पे इस क्रांति के अंतर्गत अमेरिका है उसने ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त की थी। वाइट रिवोल्ट अगेंस्ट वाइट, यानी इस क्रांति में गोरे लोगों ने ही गोरे लोगों के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि जो अमेरिका में कौन से लोग रहते थे, जो पूर्व में ब्रिटेन से गए हुए लोग अमेरिका में जाके सेटल हुए, वही लोग अमेरिका में रहते रहे। फिर आगे चल के इन्होंने एक क्रांति की जिसमें ब्रिटेन को ही परास्त किया। तो इट वॉज ए वाइट्स रिवोल्ट अगेंस्ट द वाइट्स। फिर अपन आगे बात करते हैं। देखो, अमेरिका जो देश था उस समय में वह 13 कॉलोनियों में विभक्त था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि इन 13 कॉलोनी में ब्रिटेन का नियंत्रण वैसे ही बहुत कम था, यानी बहुत गहरा राजनीतिक नियंत्रण अमेरिका पे कभी रखा नहीं गया ब्रिटेन के द्वारा। देर वॉज ओनली लीस्ट पॉलिटिकल कंट्रोल। ये जो 13 कॉलोनियाँ हैं, और इसमें ये लिखा है कि कॉलोनी तो ज़्यादा थी, इसमें ये लिखा हुआ है कि केवल ईस्ट की 13 कॉलोनियों ने रिवोल्ट किया, यानी सभी के सभी कॉलोनियों ने मिलकर रिवोल्ट भी नहीं किया, यानी विद्रोह भी नहीं किया। जो ईस्ट की जो केवल 13 कॉलोनी थी उन्होंने विद्रोह किया। फिर इसके आगे चलते हैं अपन। इनको अधिक शक्तियां दे रखी थी, जैसे भारत में ब्रिटेन ने बहुत अधिक गहराई तक राजनीतिक सत्ता भारत में स्थापित की, वैसा मामला यूएसए में नहीं था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अधिक आज़ादी दे रखी थी। जो अमेरिका के लोग थे उनको अधिकार भी बहुत अधिक दे रखे थे भारत की अपेक्षा। तो केवल एक ढीला ढाला नियंत्रण ब्रिटेन के द्वारा अमेरिका में रखा गया। फिर अपन ने उसको उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण कौन सा है कि सभी के सभी कॉलोनी की एक अलग से लेजिस्लेचर था। लेजिस्लेचर का मतलब क्या, उनकी एक अलग से संसद हुआ करती थी, यानी दीज वर ऑटोनोमस कॉलोनीज। ऑटोनोमस का मतलब ये कि स्वायत्ता शाही ये कॉलोनी थी अमेरिका में। ओनली नॉमिनल कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का केवल ऊपर ऊपर का ही नियंत्रण था इनके ऊपर। फिर अपन कारणों की बात करते हैं, किन कारणों से, रीजन जिसके कारण अमेरिकी क्रांति हुई। आप अपन देख सकते हैं कि ये जो लोग ब्रिटेन से यूएसए में आए और यहाँ पे आके बस गए, इनका जो प्रेम है यूएसए के प्रति कहीं ज़्यादा था, जबकि कहाँ के पूर्वज रहे हुए हैं, ये ब्रिटेन के पूर्वज थे सारे के सारे, यानी इनके पूर्वज ब्रिटेन में रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनका प्रेम है, जो उनका राष्ट्र प्रेम है, वो अमेरिका के प्रति था। इट वॉज नॉट फॉर ब्रिटेन। ब्रिटेन से बिल्कुल वो कट ऑफ हो चुके थे, यहाँ पे आके इसी देश के ही हो गए। तो ब्रिटेन के साथ जो भी वफादारी थी, लॉयल्टी थी, वो उनकी खत्म हो चुकी थी। और जिन लोगों ने रिवोल्ट किया, जिन लोगों ने विद्रोह किया, उनमें से 90% लोग ब्रिटिश ही थे, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। यानी ब्रिटिश लोगों का ही विद्रोह था ब्रिटेन के अगेंस्ट में, लेकिन अमेरिकी धरती पे। तो इनमें क्यों ऐसा क्यों कारण है, देखो उसमें इसका कारण स्पष्ट कर रखा है। क्यों जो अमेरिका में आए हुए ब्रिटिश लोग थे वो ब्रिटेन को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जो लोग अमेरिका में आए थे उनको यहाँ पे सजा के तौर पे यहाँ पे भेजा गया, उनको एग्जाइल किया गया। एग्जाइल का मतलब ये है कि ब्रिटेन से उनको देश निकाला दिया गया, फिर उनको यूएस से भेज दिया गया, यहाँ पे आके वो रहने लगे। दे एस्केप्ड परसिक्यूशन,
कुछ लोग अपनी जान बचा के ब्रिटेन से भागे थे, क्योंकि राज्य है ब्रिटेन में अत्यधिक अत्याचारी हो चुका था, चर्च के भी अत्याचार ब्रिटेन में बहुत अधिक हो रहे थे, उनसे बचने के लिए लोग भागकर अमेरिका में आ गए। तो इसलिए वो लोग ब्रिटेन से नफरत करते रहे, ब्रिटिश पीपल थे, उसके बाद भी वो ब्रिटेन से नफरत करते रहे। इकोनॉमिक कंपल्सन, कुछ लोग आर्थिक कारणों से भाग के अमेरिका में आ गए, और कुछ लोग सम ऑफ देम वांटेड टू लिव विद फ्री आइडियाज, और कुछ लोग हैं वो आज़ादी के आदर्श के बीच में रहना चाहते थे, यानी वो अधिक आज़ादी चाहते रहे। फिर अपन इसके बाद अपन आगे बात करते हैं और कौन सा कारण है जिसके कारण ये लोग ब्रिटेन को पसंद नहीं करते थे। लैंड, एक जमीन भी उस समय का महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि देखो जब वो लोग अमेरिका में आए थे तो अमेरिका में कोई विकास पहले हो नहीं रखा था। यहाँ पे जो जमीन है वहाँ पे बहुत मोटी घास उगा करती रही, थिक ग्रास, नॉट इजी टू क्लियर, तो उस घास को काटना आसान नहीं था। वो लोग यहाँ पे आए तो उनको विकसित जगह नहीं मिली, उन्होंने खुद ने अपना खून पसीना बहा के अमेरिका को विकसित बनाया, अमेरिका में विकास किया। उन्होंने जो मोटी घास उगा करती रही अमेरिका में उसको काटा, उसको काटना आसान नहीं था। तो दे हैड डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। इसका मतलब ये है कि उन्होंने खूब सारी मेहनत की थी अमेरिका की धरती पे, इसलिए जो उनका प्यार है वो अमेरिका के प्रति कहीं अधिक था ब्रिटेन की बजाय। उनका क्लाइमेट भी ऐसा है, देयर वाज हार्ड क्लाइमेट। तो क्लाइमेटिक जो चुनौतियां हैं, जो मौसम संबंधी चुनौतियां, उनका सामना करते हुए उन्होंने अमेरिका को अपने खून पसीने से उसका विकास किया। तो दे स्टार्टेड राइट फ्रॉम द स्क्रैच, यानी बिल्कुल उन्होंने शुरू से शुरुआत की अमेरिका में आके। दे बिगेन राइट फ्रॉम द स्क्रैच, यानी बिल्कुल बिगिनिंग से, शुरुआत से उन्होंने विकास करना शुरू किया। अमेरिका में कुछ भी नहीं था, बंजर था उस समय के अंदर, उसको पूरा एक देश बनाया इन लोगों ने। नो हेल्प फ्रॉम ब्रिटेन, और जो भी उन्होंने अमेरिका में यह विकास किया उसमें उन्होंने ब्रिटेन से कोई सहायता नहीं ली। तो देवर इमोशनली अटैच टू देयर लैंड, वह भावनात्मक रूप से अमेरिका से जुड़े हुए थे, जिसके बारे में बार बार कह रहा हूँ। फिर इसके बाद अपन दूसरे कारण के बारे में बात करते हैं, मैच्योर्ड। जो यहाँ के लोग थे, जो अमेरिका में लोग रह रहे थे, वो मैच्योर्ड थे, वो परिपक्व थे, मानसिक रूप से परिपक्व थे। क्यों परिपक्व थे? उसका पहला कारण तो ये है क्योंकि उनको खूब सारे अधिकार मिल रखे थे। तो इन लोगों को कीमत पता थी, जो उनको अधिकार मिल रखे हैं, जो उनको लिबर्टी मिल रखी है, उनकी कीमत क्या है। तो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एंड कल्चरली, तो दीज पीपल वो राजनीतिक तौर पे मैच्योर थे, परिपक्व थे, प्रशासनिक तौर पे परिपक्व थे, क्योंकि अपना प्रशासन खुद चला रहे थे, ब्रिटेन का लिमिटेड कंट्रोल था। आर्थिक तौर पे परिपक्व थे, उनको आर्थिक आज़ादी भी दे रखी थी, सांस्कृतिक आज़ादी भी उनको पूरी दे रखी थी। भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। भारत में ब्रिटेन ने बहुत टाइट कंट्रोल रखा था। मोस्टली सेल्फ रूल, स्वयं का नियंत्रण था यहाँ पे, इनकी खुद की संस्थाएं थी यहाँ पे। और ब्रिटेन क्या करता रहा, इट वॉज प्रोवाइडिंग ओनली टॉप लेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, केवल प्रशासन की ऊपरी सतह पे ब्रिटेन का नियंत्रण था। बाकी नीचे बॉटम लेवल पे, जो डाउन का लेवल है, बॉटम सबसे निचले स्तर पे, पूरा का पूरा नियंत्रण अमेरिकी लोगों का ही था। और उनमें भी जैसे अपन ने बात की, सबके पास अपनी अपनी संसद थी, हर कॉलोनी के पास अपनी एक अलग संसद हुआ करती थी, जहाँ लोग चुनकर अमेरिकी प्रतिनिधियों को वहाँ पे भेजा करते थे। सोसाइटी, नो टेंशन एज इन यूरोप। और सकारात्मक चीज अमेरिका में यह थी कि समाज में भी यहाँ पे कोई संघर्ष नहीं था, शांति में व्यवस्था थी अमेरिका में। तो देयर वाज नो टेंशन इन द सोसाइटी, जैसे यूरोप में उस समय में बहुत अधिक टेंशन थी, सोशल टेंशन थी उस समय में, यूरोप में, ब्रिटेन में, ऐसा अमेरिका में कुछ नहीं था। इसलिए यहाँ के लोग बहुत अधिक परिपक्व थे, दे वर मेंटली मैच्योर्ड। फिर अगला पॉइंट क्या है, कैसे वो परिपक्व थे? क्योंकि जो अर्थव्यवस्था थी अमेरिका की, वह उतनी अच्छी थी जितना कि ब्रिटेन की हुआ करती थी। यानी अर्थव्यवस्था के मामले में भी अमेरिका ब्रिटेन को ही टक्कर दिया करता था। जैसे प्लांटेशन, जो प्लांटेशन का कार्य हो गया, जैसे चाय उगाने का जो खेती हो गई, जो प्लांटेशन का कार्य है। फिर जो व्यापारी है, इन इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रेड, जो अमेरिका के व्यापारी थे वो अंतर महाद्वीपीय व्यापार में जुड़े हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी जुड़े हुए थे। उन्होंने खूब सारी इंडस्ट्री भी स्थापित कर ली, उद्योग भी स्थापित कर लिए। दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन इन एनी वे, ब्रिटेन पे निर्भर ही नहीं थे किसी भी प्रकार से, ठीक है। वो स्वतंत्र हो चुके थे ऑलरेडी, अपने माइंड में उनको स्वतंत्रता पहले ही मिल चुकी थी, बस उनको वास्तविक स्वतंत्रता हासिल करनी थी। फिर इसके बाद अपन अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं, क्यों वो इतने मैच्योर लोग थे। एनलाइटनमेंट आइडियाज। अब एनलाइटनमेंट को अपन कहते हैं प्रबोधन का काल, एनलाइटनमेंट, ENLGST। एनलाइटनमेंट इज मीनिंग इन इंडिया, ये है आत्मज्ञान उम्र कुछ
अलग इसम दे दिया। एनलाइटनमेंट को अपन कहते हैं प्रबोधन का काल, जो यूरोप में आया था। तो जो प्रबोधन का काल है उसके विचारों का अमेरिका पे अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन एक विचारक था अमेरिका का, थॉमस जेफरसन एक विचारक था अमेरिका का, राजनीतिक थिंकर था, पेट्रिक हेनरी, ये सारे के सारे जो विचारक हैं ये एनलाइटनमेंट यानी प्रबोधन के काल के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। इसी कारण क्या हुआ, ये सारे के सारे इंटेलेक्चुअल थे अमेरिका में, बौद्धिक वर्ग थे, जिन्होंने एक राह प्रदान की अमेरिकी क्रांति को, एक प्रकार का बौद्धिक आधार दिया अमेरिकी क्रांति को। क्योंकि कोई भी क्रांति तभी सफल हो सकती है जब वहां पे बुद्धिजीवियों का भी अच्छा खासा योगदान हो। न्यू नेचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी जो लोकतंत्रीय प्रणाली है उसकी प्रकृति से अच्छी तरीके से परिचित थे ये लोग। लॉज ऑफ पार्लियामेंट ओनली टू टेरिटरी रिप्रेजेंट, इनको पता था, बहुत विशेष बात पता थी कि जो संसद के कानून होते हैं वह केवल उसी सीमा पर ही एप्लीकेबल होते हैं जो सीमा उस संसद के अंतर्गत आती है। आप समझ रहे हैं, यानी जहां तक एक संसद का कार्य क्षेत्र है उन्हीं क्षेत्रों तक जो संसद है उनके नियम अप्लाई होंगे। लॉज ऑफ पार्लियामेंट आर एप्लीकेबल ओनली टू द टेरिटरी रिप्रेजेंट। समझ आ गया ना इसके अंदर, यानी इनका कहने का मतलब ये था कि ब्रिटेन में जो कानून बना रहे हैं वो हम पे क्यों एप्लीकेबल हो। जो हमारे कानून है हमारी यहाँ की संसद खुद बनाती है, ब्रिटेन इतना दूर है तो वहाँ के बने हुए कानून हम पे एप्लीकेबल ही नहीं हो सकते, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ऐसा इन लोगों का कहना था। तो दे वर बेसिकली अवेकन्ड पीपल, वह लोग अत्यधिक मेंटली मैच्योर थे, अवेकन्ड। अवेकन्ड का मतलब क्या है, एग्जैक्ट वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा, AWAKEN, अवेकन्ड मीनिंग इन हिंदी, बहुत सिंपल वर्ड है, कई बार माइंड से जागृत, वो लोग जागृत लोग थे, पूरी तरीके से जगे हुए लोग थे। अब ऐसा कहा जाता है कि यूएस रेवोल्यूशन वाज नेचुरल एंड एक्सपेक्टेड इवेंट इन लाइफ ऑफ पीपल हु हैड कम ऑफ एज। इसका मतलब यह है, कुल मिला के एक स्टेटमेंट है, जैसे आईएएस जैसे एग्जाम में इस तरह की स्टेटमेंट आ जाती है जिसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि यूएस रेवोल्यूशन वाज नेचुरल, यानी एक प्राकृतिक क्रांति थी। इट वाज एक्सपेक्टेड, यह होने ही वाली थी। क्यों होने वाली थी, क्यों प्राकृतिक क्रांति थी और क्यों होने वाली थी, क्योंकि जो अमेरिका के लोग थे अत्यधिक मैच्योर थे। कैसे मैच्योर थे, कैसे परिपक्व थे, उसके बारे में अपन ने बात की ऊपर। एंड इट वाज एन एक्सपेक्टेड इवेंट इन लाइफ ऑफ पीपल, उन लोगों के जीवन में यह जो घटना है वह आने ही वाली थी, निश्चित तौर पे आने वाली थी, क्योंकि हु हैड कम ऑफ एज, उन्होंने एक युग को परिभाषित किया अमेरिकी लोगों ने, यानी वो अत्यधिक परिपक्व लोग थे, खूब सारे अधिकारों को पहले ही भोग रहे थे, वो और अधिक अधिकार चाह रहे थे वो अपने लिए। तो भारतवासी को अगर अपन देखें, भारतीयों को कोई अधिकार दे ही नहीं रखे थे। इट्स लाइक कि अमेरिका में लोगों को 60-70% अधिकार पहले से मिल रखे थे, उनको केवल 20-30% अधिकार और चाहिए थे। लेकिन भारत में तो 100% अधिकार सारे के सारे ब्रिटेन ने अपने पास ही रखे थे, भारतीयों को कोई अधिकार नहीं दिए थे। अब प्रशासन के बारे में अपन बात करते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव, यानी जो प्रशासन में क्या होता रहा, जो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जो ब्रिटेन के द्वारा नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव है, यानी जिनको नामित किया गया है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उन अधिकारियों के बीच में अक्सर संघर्ष चला करता था। यानी जो ब्रिटेन के अधिकारी अमेरिका में थे और जो अमेरिका में चुने हुए लोग थे, इनके बीच में हमेशा संघर्ष चला करता था। गवर्नर जनरल, जो अमेरिका में ब्रिटेन का गवर्नर जनरल था, ही कुड रिजेक्ट एक्ट, उसके पास पावर थी कि जो संसद है अगर उसने कोई कानून बनाया तो उस कानून को रिजेक्ट कर सकते थे। तो इसी चीज के वो खिलाफ थे वो। ब्रिटिश पार्लियामेंट कुड पास एक्ट, अब प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी वह कानून बना सकती थी अमेरिका के लिए। कॉलोनीज फॉर इकोनॉमिक गेन, तो कुल मिला के ब्रिटेन अमेरिका का किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहा था, ब्रिटेन अपने केवल आर्थिक फायदे के लिए अमेरिकन कॉलोनीज का इस्तेमाल कर रहा था, जैसे ब्रिटेन ने भारत का इस्तेमाल किया अपने आर्थिक फायदे के लिए। डेवलपमेंट ऑफ यूएस शिप्स, इसी प्रकार से क्या नुकसान हो रहा था कि जो जहाज बनाने का कारखाना है वो अमेरिका में इतना अधिक विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि सारे के सारे आर्थिक फायदे ब्रिटेन ले रहा था। ब्रिटेन ने अमेरिका में जहाज बनाने के कारखानों को विकसित इतना अधिक होने ही नहीं दिया, क्योंकि कई सारे लिमिटेशंस लगा रखी थी ब्रिटेन ने कानून बना के, जिसके तहत यूएस में जहाज बनाने का कारखाना विकसित नहीं हो पाया एज रिस्ट्रिक्शंस बाय ब्रिटिश।
तो ये अपन ने आज छोटा सा वीडियो तैयार किया है। अपन इसी क्रम में अपन आगे पढ़ाई करेंगे, और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ अपन धीरे धीरे वर्ड हिस्ट्री को आराम से ख़त्म कर देंगे। अपने को कोई जल्दी नहीं है, खूब सारा समय है, और अपन इसको रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे, इजीली ये वर्ड हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का।